नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों को समर्पित है। ये सामाजिक विषय से संबंधित है। सामाजिक विषय की पाठ्यपुस्तक है समकालीन भारत भूगोल। पहला अध्याय संसाधन एवं विकास, और उसका हमारा ये चौथा लेक्चर है। तो इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये बिंदु हैं: मृदा संसाधन, मृदा का वर्गीकरण, मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। ये 4 बिंदु कवर करेंगे। इसमें आगे देखते हैं। ये हमारा अंतिम हो जाएगा इस चैप्टर का। मृदा संसाधन, ये जो संसाधन है बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये कृषि से जुड़ी है और कृषि मतलब मनुष्य की जीविका से जुड़ी है। जितने भी जीव जंतु हैं उनके और मनुष्य के खासकर जीविका से जुड़ी है। तो मृदा संसाधन बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है ये। अभी संसाधन के पहले हमने प्रकार पढ़े, उसमें नवीकरण और अनवीकरण के प्रकार 2 पढ़े थे, तो समाप्यता के आधार पर। तो ये नवीकरण है, इसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं और ये प्राकृतिक है। तो अब इसके बनने के लिए कौन कौन से कारक हैं ये देख लिए। उच्चावच यानी ज़मीन का ऊंचा नीचा होना, जनक शैल जो मूल जो उसके कण हैं भूमि के, वो जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ यानी जितने भी जीव हैं, जैव पदार्थ वनस्पतियों के अलावा जितने भी जैव पदार्थ हैं वो सब इसमें सहायक होते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, कैंची वगैरह जो होते हैं वो बहुत सहायक होते हैं इस मिट्टी को उपजाऊ वगैरह बनाने में। तो उसका और इसके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण कारक है। तो ये महत्वपूर्ण कारक लिखे हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं कारक। और इसी के साथ इसमें मृदा को बनने में योगदान देने वाले कौन कौन से तत्व हैं ये देख लीजिए। तापमान परिवर्तन, जो तापमान का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तापमान का परिवर्तन होगा तभी ये जलवायु में भी परिवर्तन आता है और मौसम में भी परिवर्तन आता है। तो तब तापमान बहुत बड़ा तत्व है जो इस मिट्टी को, मृदा को बनने में सहायता देता है। बहते जल की प्रक्रिया, जैसी अभी बात की, ऊंचा नीची ज़मीन तो है, लेकिन पानी उससे नहीं बहेगा तो मिट्टी इधर उधर नहीं जाएगी। और आगे हम पढ़ेंगे, मिट्टी जब ऊपर से नीचे आती है, ये जो जलोढ़ मिट्टी बनती है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कृषि के लिए। आगे देखेंगे। पवन, हवाओं के द्वारा, हिम नदी जो बर्फ़ की जो नदियां हैं उनसे होता है, और अपघटन की क्रियाएं जो ज़मीन में होती हैं प्राकृतिक तौर पर। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है, ये महत्वपूर्ण। ये जो बिंदु हमने लिखे हैं ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस मृदा से संबंधित। आगे हम इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो इतना ही अगर समझ लीजिए तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और ये आज का मैंने फिर बता रहा हूँ, बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर का, और ये पाठ खासकर मृदा से संबंधित। मृदा का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें हमने, वैसे तो बहुत तरह की मृदा पाई जाती है, इसमें जो हमारे सिलेबस में है वो 6 प्रकार की है, वो महत्वपूर्ण है। जलोढ़ मृदा सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, जलोढ़। उससे दूसरे नंबर पर काली, फिर थोड़ा थोड़ा कम होती गई है लाल और पीली मृदा, लेटेराइट, मरुस्थली और वन मृदा। आगे देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। जलोढ़ मृदा बच्चों ये नदियों द्वारा लाई गई है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जल के द्वारा लुढ़का कर लाई गई मृदा है ये। जल के साथ साथ आती है, पर्वतीय क्षेत्रों से, ऊंचे क्षेत्रों से नीचे की तरफ जब आती है तो उस पानी के साथ मिट्टी और कंकड़ पत्थर जो चले आते हैं साथ में, फिर एक दूसरे से टकराते हैं और वो घिस घिस के नीचे तक मिट्टी के पानी के साथ चली आती है। और जो जब समतल में आता है तो वो नीचे बैठ जाती है, इसको तलछट कहते हैं। तो नीचे बैठ जाती है और वो यही मृदा जलोढ़ होती है। अब इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? पोटास देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कृषि के लिए, फसलों के लिए। पोटास, फास्फोरस दोनों, ये सारे
पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त ये होती है। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन फसलें और अन्य। इसमें हमने ये 2-3 लिखी हैं, लेकिन ये मान के चलिए जो भी कृषि की फसलें हैं, जो अनाज जितने भी प्रकार के होते हैं, वो सारे अनाज इसमें हो सकते हैं। गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना वगैरह सारे जितने आपको याद हो सकते हैं, जो हम देखते हैं, सारी फसलें और तीनों प्रकार की फसलें इसमें हो सकती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी कृषि के लिए जलोढ़ मृदा। आगे इसकी ये देखिए, ये जो नदी तंत्र हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी तंत्र हमने इसमें लिख दिए। पश्चिम से शुरू करते हैं। सिंधु, ये मानसरोवर से पास से निकलती हैं, ये तीनों अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। तो ये पश्चिम की तरफ जाती है सिंधु, और इसके ये सहायक नदियां हैं इनकी, पंजाब से होके निकलती हैं। सिंधु में मिलती हैं जाके पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में। तो ये जो तंत्र बनाता है जाके पंजाब में इसकी सहायक नदियां बनाती हैं, और पाकिस्तान में जाके ये सिंधु नदी अपना ये मृदा ले जाती है, और वहाँ पर बहुत बड़ा मैदानी भाग जो कृषि योग्य है वो है पाकिस्तान में। और इसका डेल्टा अरब सागर में है, अरब सागर में मिलती है जाके ये। अब बात करते हैं गंगा की। गंगा का जो मैदान है सबसे बड़ा मैदान है भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा, और बहुत बड़े भूभाग इसका है जिसमें जलोढ़ मिट्टी इसकी पाई जाती है। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र उस तरफ, हिमालय के दूसरी तरफ चीन में चली गई है, चीन से होती हुई पूरब की तरफ अरुणाचल से फिर यू टर्न लेती है, अरुणाचल से फिर भारत में आती है, और अरुणाचल और आसाम से होती हुई ये बांग्लादेश में चली जाती है, और फिर बांग्लादेश से होके बंगाल की खाड़ी में गिरती है सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए। तो ये तंत्र हुए। इन नदियों के आसपास की मिट्टी सब जलोढ़ होगी, ध्यान रखिए। पूर्वी तटीय मैदान, महानदी जो है उड़ीसा में पड़ती है, वो भी ये जलोढ़ मिट्टी वहाँ भी पाई जाती है। गोदावरी ये इधर पश्चिम साइड में आ गए, कृष्णा, कावेरी और दक्षिण साइड में। तो ये तंत्र भी हैं जहाँ बहुत मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब राज्यवार देख लेते हैं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और पूर्वी तटीय क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बच्चों अब ये देख लेते हैं कि ये जो जलोढ़ मृदा है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो जो पुरानी है, बांगर जिसको कहते हैं, और नई है वो खादर कहते हैं, जो नई मृदा है। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं इस प्रकार से। देखिए, ये मान लीजिए ये कोई नदी थी, पहले बना के देखते हैं, ये नदी बह रही थी, और इसके यहाँ पर ये इसके द्वारा मिट्टी लाई गई थी, इसके नज़दीक यहाँ जहाँ तक बाढ़ का पानी जहाँ तक चला जाता था वहाँ तक मिट्टी इसकी उसके साथ साथ जम जाती थी। इसके बाद कुछ दिनों के बाद ये इस नदी ने इधर से दिशा बदल दी इसी कारण से। तो अब ये मिट्टी कहाँ जम रही है? इसके आसपास जम रही है। अब ये मिट्टी वहाँ नहीं जम रही, ये मिट्टी अब यहाँ नहीं जम रही, तो अब ये कुछ दिनों बाद ये कम उपजाऊ हो जाएगी, और इसी को कहेंगे बांगर। और ये जो होगी ये होगी खादर। आज समझ गए होंगे। बांगर मिट्टी पुरानी होती है, पहले लाई हुई होती है, वहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। ये अंतर हम देखेंगे आगे चल के, अगली बार आगे देखते हैं। देखिए, खादर और बांगर में अंतर बताया है इसमें। तो देखिए, खादर में नई तलछट द्वारा, यानी जो नई अभी अभी आ रही है वो है, और वो पुरानी है, जैसे अभी दर्शाया था पीछे। नंबर 2, ये मैदानी निचला भाग होता है, ये निचला होता है और वो ऊंचा हो जाता है, क्योंकि वो पहले का है, तो पहले मिट्टी जमी हुई थी तो वो ऊंचा हो जाता है। बाढ़ का जल यहाँ पहुँच जाता है, वहाँ नहीं पहुँच पाता, क्यों? ऊंचा है। सीधे से पॉइंट है। अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है खादर, ध्यान रखिए।
खादर अधिक उपजाऊ होती है और बांगर कम उपजाऊ होती है, अपेक्षाकृत होती है। इस खादर की अपेक्षा में बांगर कम उपजाऊ होती है। तलछट के जमाव में भिन्नता होती है और इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है बांगर में। तो ये 5 बिंदु याद रखिए, बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर आती है। जलोढ़ मृदा वैसे भी बहुत ज़रूरी है, तो ये वैसे भी याद रखिए, इसको याद कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। आगे अब दूसरा पढ़ते हैं, काली मृदा। ये भी इम्पोर्टेंट है। काली मृदा को रैंगर मृदा या काली कपास मृदा कहते हैं। काली कपास इसलिए क्योंकि इसमें इसकी जो मुख्य फसल है, प्रमुख फसल है, वो कपास है। तो इसको देख लेते हैं कि ये कैसे बनती है। तो जनक शैलों से, यानी इसके भाई जो मुख्य शैल हैं, जो वो उनसे, या कहें कि महीन, बहुत महीन कर होते हैं, बारीक कर होते हैं इसके, इस काली मृदा के बिल्कुल एक दूसरे से चिपट जाते हैं, इसमें के बीच में गैप नहीं होता, तो गैप नहीं होता। और ये दूसरा, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। ये उपजाऊपन उसका बनाती है, क्योंकि अब ये महीन कणों से बनी है तो इसके बीच में गैप नहीं होता, चिपक जाती है। फॉस्फोरस की मात्रा थोड़ी कम होती है इसमें, फॉस्फोरस की मात्रा होती है तो ये थोड़ा सा बिखरती मिट्टी, ये बिखरती नहीं है। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि ये चिपकी रहती है, इसके कण एक दूसरे से दूर नहीं होते, तो इसकी नमी निकल नहीं पाती, ये इसकी नमी बनी रहती है। इसकी महत्वपूर्ण फसल कपास, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर आता है ये कि काली मिट्टी की कौन सी प्रमुख फसल है, या कपास कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, कौन सी फसल कौन सी मिट्टी में अधिक होती है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण है, वगैरह वगैरह अलग तरह से पूछा जाता है, यही चीज़ पूछेगा अक्सर। दूसरा, इसका क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, वही महाराष्ट्र जो गुजरात का एरिया, गुजरात का क्षेत्र जो महाराष्ट्र की तरफ है उसको सौराष्ट्र कहते हैं। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है। मालवा पहले क्षेत्र था, अब तो मध्य प्रदेश ही कह सकते हैं, और छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर ये काली मृदा पाई जाती है, ये याद रख लीजिए। ये कौन सी फसल होती है? इसमें कपास महत्वपूर्ण है। लाल और पीली मृदा, ये अपेक्षाकृत पहले हमने जो पढ़ी है उनसे थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है। रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती हैं, यानी जो इस तरह की आग्नेय चट्टानें हैं वहाँ पर ये होती है। लाल रंग होता है इसका, और ये रूपांतरित में, मतलब ये जो लौह धातु बहुत होती है इसमें, आयरन की मात्रा इस मिट्टी में ज़्यादा होती है। इसका रंग पीला रंग जो है, ये जो पीला रंग होता है इसमें जल योजन के कारण होता है। इसमें जो मुख्य फसलें हैं कपास, गेहूं, दाल, मोटा अनाज, मतलब हर फसल नहीं हो सकती, तो ये मोटा अनाज के नाम से आप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। गेहूं तो लगभग हो ही जाता, किसी भी मिट्टी में करेंगे तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, पैदावार की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। कपास हो जाती है इसमें, कपास के लिए सबसे पहले नंबर पर है काली, और दूसरे नंबर पर ये है कपास के लिए। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट में पहाड़ी क्षेत्र जो पठारी टाइप का है उसमें। ये लाल और पीली हो गई। आगे लेटराइट, लेट का मतलब होता है बाद में, ये चीज़ें उसी तरह से है, ये बहुत दिनों बाद, इस तरह से बाद से संबंध है इसका। तो निर्माण इसका कैसे होता है? उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में। आर्द्र मतलब नमी, और शुष्क, नमी और शुष्क दोनों ऋतुओं को एक के बाद एक आने के कारण कभी नमी आई, कभी सूखा हो गया, कभी नमी कभी सूखा, तो इस तरह से ये बनती है। अधिकतर ये गहरी और अम्लीय होती है, इसमें एसिड होती है, ये मात्रा होती है। इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। अब सीधी सी बात है, पोषक तत्वों की कमी होगी तो इसमें बहुत ज़्यादा फसल नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है, उचित तकनीक के अपनाकर इसमें ये जो दक्षिण भारत में पाई जाती है, तो ये देख रहे हैं हम नीचे,
केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी का उत्पादन। वैसे चाय का उत्पादन हम पूर्वांचल में होता है, ध्यान रखिए, पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर चाय का उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ भी कुछ तकनीक के माध्यम से कर लेते हैं। कॉफ़ी का उत्पादन होता है इधर, कॉफ़ी का उत्पादन इधर इस मिट्टी में ज़्यादा होता है। तो और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल में कुछ जगहों पर काजू का उत्पादन होता है। तो ये जो लेटराइट है इसमें चाय, कॉफ़ी और काजू याद रखिए। और ये दक्षिण भारत में होती है, दक्षिण भारत के राज्यों के नाम याद रख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय का मतलब ही पता चल गया कि रेगिस्तानी इलाकों में होगी ये। तो ये आमतौर पर रेतीली और लबड़ी, ये जो लाल और भूरा रंग होता है इसका, कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा अधिक होती है, जैसे सामर झील जो है वो लबड़ी झील है राजस्थान में। तो ये इसमें नमी कम होती है, और जो हमने बात की थी ना, इसके कण थोड़े से मोटे मोटे होते हैं, रेतीले टाइप के होते हैं, तो इसके बीच में गैप ज़्यादा होता है, तो नमी इसकी निकलती रहती है, चिपकती नहीं है। जैसे काली मृदा की बात की, काली मृदा चिपकती है, उसके महीन कण होते हैं और इसके रेतीले कण होते हैं। सही तरीके से सिंचित करके इसमें कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसके लिए पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, क्योंकि पानी लगा हुआ और उड़ जाता है, और इसीलिए और रेगिस्तानी इलाके में पानी भी कम है। पश्चिमी राजस्थान में ऐसे हो रहा है, जहाँ पर पानी का इंतजाम कर लिया है, तो सिंचाई का इंतजाम कर लिया है, तो वहाँ पर फसल हो सकती है, और इसका क्षेत्र वही राजस्थान पूरा है। तो ये समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। वन मृदा। वन मृदा की बात करें तो इसमें दोमट और सिल्टदार होती है ये, और ये नदी घाटियों में पाई जाती है। नदी घाटियों का मतलब है कि जो बिल्कुल नज़दीक है वो तो जलोढ़ है, ध्यान रखिएगा, और उससे थोड़ा सा दूरी पर है, यानी जहाँ पहाड़ों के जहाँ पर पर्वत हमारे ख़त्म होते हैं उसकी ढलान है, वहाँ पर ये होती है। ये कहा भी है, ऊपरी ढलानों पर इसका गठन मोटे कणों का, और नदी के नीचे, जहाँ पर नीचे नदी आ जाती है, वहाँ पर थोड़ा सा ये क्षेत्रों में उपजाऊपन आ जाता है, यानी जलोढ़ से थोड़ा सा ऊंचाई पर, जलोढ़ के बाद ऊंचाई पर ये मृदा पाई जाती है। इस तरह की जलोढ़ तो बहुत मुलायम होती है, बहुत उपजाऊ होती है, उससे कम उपजाऊ होती है ये। आमतौर पर, जैसे लिखा, आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊपरी ढालों पर बागवानी, इसमें होता क्या क्या है, ऊपरी ढालों पर, ऊपरी जो जहाँ पर है बागवानी होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं नीचे ऊपर, और ये गंगा नदी के जो किनारे किनारे जो ऊपर वाला इलाका है हमारा, हिमालय के जो नीचे नीचे की साइड में बात करें ढलानों पर, ये वहाँ पर बागवानी होती है। और जो नदी घाटी नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा जहाँ पर प्लेन्स जैसा मिल जाएगा, वहाँ पर चावल हो जाता है। तो और ये पूर्वांचल की बात करें, जहाँ ये ब्रह्मपुत्र की बात करें, तो ब्रह्मपुत्र आसाम वगैरह में ये, जैसे हम बात की ना ढलानों पर बागवानी, तो बागवानी का ही एक पार्ट है। चाय की बात करें, ढलानों पर ही ये चाय होती है, इसी तरह के ढलानों पर। तो इस तरह के ये वन मृदा हो गई। ये हो गए बच्चों ये मृदा के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन क्या है, सीधा सा है कटाव। उसका कटाव और बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपर्दन कहते हैं, मतलब मिट्टी कट जाती है। तो अब मृदा अपर्दन के कारण क्या होंगे, देखिए कारण दो मान के चलिए, मुख्य रूप से दो कारण उसके, एक तो जल और दूसरा पवन, हवा, कुछ मनुष्य के द्वारा होते हैं। ये दो कारण प्राकृतिक हैं, जल और हवा, और कुछ मनुष्य अपने संसाधनों के विकास के लिए करता है, उसकी वजह से ये मृदा का अपर्दन होता है। तो वनोन्मूलन, इसमें जो हमने दिखाए हैं, वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, निर्माण, खनन, ये सब मनुष्य के द्वारा होती हैं। हमने निम्नीकरण में भी बात की थी कि
जब वन काट लिए जाएंगे तो क्या होगा, वनों का उन्मूलन हो जाएगा, नहीं काट दिए जाएंगे तो वहाँ से मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाएगा। वहाँ से जब बारिश होगी और बहुत तेज़ी से पानी जाएगा तो वहाँ से मिट्टी को, ऊपर की मिट्टी को बहा के ले जाएगा साथ में। लेकिन पेड़ों की जड़ें जो हैं वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रखती हैं, वो मिट्टी बहती नहीं है। अति पशुचारण के कारण भी मृदा अपरदन होता है। निर्माण कार्यों में कहीं भी, जैसे हमने देखा होगा मिट्टी इधर से उधर खोद के लेके जाई जाती है और वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे टाइप के हो जाते हैं। तो अब गड्ढा हो गया तो जो ऊंची ज़मीन थी वहाँ से जब तेज़ी से पानी उधर आएगा तो ऊपर वाली जो मिट्टी है वो भी उसको भी खींच के लाएगा, तो इसके कारण भी कटाव हो जाता है मिट्टी का। खनन ऐसे ही यही कारण है। खनन में भी जो बात के हम उड़ीसा वगैरह में, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर जो खनन होता है, या झारखंड है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। इसकी तरफ को पानी जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ी से भागता है, जो ऊंची वाली मिट्टी को, जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको भी खींच के ले जाता है, बहा के ले जाता है साथ में। ये होता है। पवन इसमें राजस्थान में ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पवन यानी हवा जब तेज़ चलती हैं, इसकी भी हमने निम्नीकरण में बात की थी। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो तेज़ हवाएं ये जो मिट्टी को एक जगह से, मिट्टी के पूरे टीले के टीले को उठा के ले जाती है और दूसरी जगह टीला बन जाता है, इस तरह से होता है। तो ये इसके कारण भी अपरदन होता है। हिमनद, हिम मतलब जो बर्फीली जो नदियां हैं, बर्फ़ की नदियां हैं, उनके कारण भी बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं। और वो जो हिमालय पर्वत है हमारा, वो उसकी मिट्टी को नीचे उसकी कटान कर देते हैं। बहुत तेज़ी से जब आती है तो इसके कारण भी कटाव हो जाता है, मृदा का अपरदन हो जाता है। तो आगे देखेंगे इसका संरक्षण कैसे हो सकता है, इससे बचाव कैसे हो सकता है। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि ये अक्सर की जाती है, जिसके कारण, तो सीढ़ीदार कैसे बनाते हैं, जो हमारा पर्वत है वो तो नीचे ढलान की तरफ होता है। देखिए, ये थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा पर्वत है, ये पर्वत है, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे से पत्थर की लगा देते हैं और यहाँ पर ये बना दिया, और यहाँ पर फिर बना दिया, यहाँ पर फिर बना दिया। ऐसे ऐसे ये खेती हो रही है हमारी, यहाँ पर ये खेती हो रही है, यहाँ पर खेती हो रही है, यहाँ खेती हो रही है और ये खेती हो रही है। तो इस तरह से सीढ़ीदार बना लेते हैं। यहाँ पर ऊपर से कुछ ऊंचाई पर तो पत्थर चुन लेते हैं और पत्थर मिट्टी के साथ लगा के, और उसके बाद ऊपर से प्लेन कर लेते हैं कुछ थोड़ा, तो ये सीढ़ीदार टाइप की बन जाती है। ये सीढ़ीदार कृषि कहते हैं। आगे मरुस्थलों में कैसे किया जा सकता है। जो मरुस्थल हैं वहाँ हवा चलती है तेज़, तो वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ लगा सकते हैं। निम्नीकरण में भी बात की, सेम काम इसका उपाय है। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो उसका एक जगह से दूसरी जगह नहीं उड़ेगी नहीं, उड़ के दूसरी जगह नहीं जाएगी। वृक्षारोपण इसका बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्षारोपण ये जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी मृदा नीचे आ जाती है। बरसात के सीज़न में बरसात होती है तो ऊपर से बहुत तेज़ी से पानी नीचे गिरता है, जिसके साथ पूरी मिट्टी कटी चली जाती है। तो अगर पेड़ होंगे तो उसकी मिट्टी को जकड़ के रखेंगे, वो मृदा अपरदन नहीं होगा। तो हमें वृक्षारोपण करना चाहिए मृदा अपरदन रोकना है। तो पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाकर, देखिए जो खेत हमने बनाए हैं कृषि करने के लिए, उसकी मेड़ पर चारों तरफ हम अगर पेड़ लगा दें, और ये प्रथा थी पहले, अब थोड़ी सी कम हो गई है, उसके चारों तरफ हम कर लगा दें पेड़, तो हमारी जो खेत की मिट्टी है वो दूसरी तरफ नहीं बह के जाएगी। वो पेड़ जो है वो रोक के रखेंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे, तो वहाँ पर हमारी मृदा भी बाहर नहीं जा पाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाकर, जैसे फसलें हैं वही खेतों के बीच में घास की पट्टी लगा देते हैं, सरकंडे वगैरह लगा देते हैं बीच में। तो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह एक खेत से पानी बाहर को इतनी तेज़ी से नहीं निकल पाता, तो और वो रोक के रखता है। उतनी ऊंचाई से ऊपर कहले ही बहेगा, तो एकदम पानी जब नीचे गिरता है
तब कटान होता है, तो एकदम पानी को नीचे नहीं जाने देगा। तो ये रहे उपाय, और यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। बच्चों आज हमने एक बार और देख लेते हैं, 2 मिनट में इसका रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले तो हमने मृदा संसाधन पढ़ा है। मृदा संसाधन के बाद में हमने मृदा के वर्गीकरण पढ़े हैं, तो आप देख लीजिए एक बार। मृदा संसाधन जो हमने पढ़ा था वो मृदा संसाधन क्या है, इसमें हमने ये पढ़ा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सब लिख दिए हैं। दूसरे में वर्गीकरण 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जलोढ़ और काली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए हमेशा के लिए। और पढ़ेंगे तो सब जलोढ़ मृदा, जैसे हमने कहा कि इसमें ये सारी चीज़ें हैं, और जलोढ़ मृदा इंपॉर्टेंट है सभी फसलों के लिए। कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये नदी तले के आसपास, और ये इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ पर है, वही उत्तर वाला भाग, जो प्लेन जो मैदानी भाग है वहाँ पर, वो खास है इसका। पंजाब से लेके पंजाब, हरियाणा, गुजरात उस साइड में चले गए, और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तक ये चित्र हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, ये समझा दी हमने। 2 प्रकार की कौन कौन सी, खादर और बांगर, ये समझ गए होंगे आप। इसके 5 बिंदु ये कम से कम याद रख लीजिए। इसके बाद काली, और ये काली मृदा को कपास मृदा भी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिए। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। लाल और पीली मृदा हमने पढ़ा, लेटराइट पढ़ा मरुस्थलीय राजस्थान क्षेत्र में, और वन मृदा जो पर्वतीय क्षेत्रों में, ये पढ़ा। इसके बाद आगे हमने मृदा अपर्दन और उसके संरक्षण के उपाय, तो मृदा संरक्षण कैसे हो सकता है ये पढ़ा। तो बच्चों यहाँ तक अब हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताइए हमें, लाइक करिए, अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना ना भूलें एक दूसरे को, जहाँ तक हो सके एक दूसरे को पहुँचाइए। और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके कौन सा बिंदु समझ में नहीं आया, तो हम अगले वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे। तो बच्चों आपने ये वीडियो अच्छी तरह से सुना है, और अच्छी तरह से बार बार सुनते रहिए, ये आपके पास पहुंच जाएगा। तो फिर इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।